आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन क्लासेस में। हम आज टेंथ क्लास का हिंदी का पेपर थोड़ा सा देखेंगे। पूरा पेपर नहीं है, 40 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे व्याकरण के और कुछ रहेंगे बुक से संबंधित MCQ टाइप क्वेश्चन केवल देखेंगे बस। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं गद्यांश का। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक को पढ़कर निर्देशानुसार सही विकल्प चयन कीजिए। अब ये गद्यांश देख लीजिए। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करें। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उनके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है, जिसने आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। उसे पूर्णतः पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को ही अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना जरूरी होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता दूर भागेगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। ये था आपका गद्यांश। आप गद्यांश को जितने ही ध्यान से पढ़ेंगे, उसके एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी से आपके क्वेश्चन के आंसर निकल के आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। देश के विकास के लिए विद्यार्थियों को क्या करना आवश्यक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया था। कर्मठ बनने के लिए क्या क्या चाहिए उनको, ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें कर्मठ बनना चाहिए, ये भी पॉइंट सही है। उनके मन में राष्ट्रभक्त की भावना होनी चाहिए, ये भी सही है। उन्हें आलस्य त्याग कर समय का सही सदुपयोग करना सिखाना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें आपका घ और ये 4 ऑप्शन उपयुक्त तो सभी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ख, विद्यार्थियों पर किसका भार है। विद्यार्थियों को आप जब पढ़ेंगे गद्यांश को, उसमें दिया गया है कि उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ऊपर हमारे देश की रक्षा का भार है। तो क्या है, विद्यार्थियों पर किसका भार है। माता पिता का भार है, शिक्षकों का भार है, अपने घर का भार है। इन सभी का भार नहीं है, बल्कि भार किसका है। गद्यांश के अनुसार इनको क्या सोचना है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, भारत की रक्षा का भार हमारे ऊपर है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, आज राष्ट्र के विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की, अधिक से अधिक उत्पादन करने की, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की, उपयुक्त सभी कारणों की। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या जरूरत है। अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की, इसकी भी जरूरत है। अधिक से अधिक उत्पादन करने की, इसकी भी जरूरत है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की, इसकी भी, और उपयुक्त सभी कार्यों का, अर्थात ये तीनों कार्यों की जरूरत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। उपयुक्त सभी कार्यों की। देश की दरिद्रता कैसे दूर होगी। खाना खाकर सोने से, सामूहिक प्रयत्नों से, स्वयं भाग जाएगी। एक और दोनों सही हैं। अब इसका देख लेते हैं घा का क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सामूहिक प्रयत्नों से दूर होगी, ये सामूहिक प्रयत्न वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, कौन सा होगा। युवा शक्ति, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी के कर्तव्य, या फिर राष्ट्र निर्माण, या राष्ट्रीय विरासत। कौन सा सही हो जाएगा। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थी के कर्तव्य, ये वाला ऑप्शन 3rd वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसके बाद एक गद्यांश और दिया गया है, अथवा करके दिया गया है। 2 गद्यांश, ये पेपर बनाया गया था 40 नंबर का, 40 नंबर का पेपर बनाया गया है, जिसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं। एक गद्यांश
है अथवा दूसरा गद्यांश। आप या तो पहले को कर सकते हैं या तो दूसरे को कर सकते हैं। तो हम इस पेपर में दोनों को ही देख लेते हैं क्योंकि हमको पेपर में आगे काम आएगा हमारे। तो सॉल्व करते हैं। यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं तो निश्चिंत मानिए कि हम भी स्वस्थ हैं। हमें प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उन्हें देते हैं और वे बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। वे हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए आवश्यक हैं। हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता से अनुप्रमाणित है। यदि आसपास के वृक्षों की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लें तो निश्चित मानिए कि आप अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की गारंटी प्राप्त कर लेंगे। वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छिपा हुआ है। वृक्षों से प्राप्त शुद्ध वायु से हमारा तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। कुत्सित विचारों वाले लोग अपना जीवन तो चला सकते हैं लेकिन समाज और देश को नहीं चला सकते। करोड़ों परिवार के सुनहरे भविष्य के बारे में वही चिंतन, मनन और सृजन कर सकता है जो व्यर्थ के लालच और लोभ के षड्यंत्रों से मुक्त हो और जिस पर किसी प्रकार की कोई अनुचित दबाव न हो। ये आपका गद्यांश है और गद्यांश से संबंधित हम आज देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले क देखते हैं, हमारा स्वास्थ्य वृक्षों पर किस तरह से निर्भर है। यह है पहला प्रश्न आपका। तो इसका ऑप्शन गद्यांश के अनुसार देखते हैं। वृक्षों के नीचे हम निवास करते हैं। हमें वृक्ष जो है प्राणवायु देते हैं कि वृक्ष में दवाइयाँ देते हैं या फिर सभी देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग देखिए, कमेंट में करिए कौन सा सही हो जाएगा। क्या हम वृक्षों के नीचे निवास करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। वृक्ष हमें दवाइयाँ देते हैं। जी, तरह तरह की औषधियाँ हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। वृक्ष हमें प्राणवायु भी देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दूसरा देखिए, हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में वृक्षों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं, या फिर वृक्ष जो है नाइट्रोजन देते हैं, या वृक्ष हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, या उपरोक्त सभी देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप देखिए। वृक्ष हमें क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। वृक्ष हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमारे जीवन की सुरक्षा का राज किसमें छिपा है। वृक्षों को काटने में छिपा है, वृक्षों से लाभ उठाने में छिपा है, या वृक्षों की रक्षा में छिपा है, या फिर क और ख दोनों में ही छिपा है। क और ख दोनों में ही छिपा है। इसको देख लेते हैं। वृक्षों को काटने में, वृक्षों की रक्षा में, सृजन का लाभ जो है ये है दूसरा ऑप्शन सही है, वृक्षों की रक्षा में। ये वाला ऑप्शन सही है आपका, सेकंड ऑप्शन। घ देखिए, गद्यांश में स्वस्थ मन को सर्वाधिक मूल्यवान क्यों कहा गया है। क्योंकि उससे करोड़ों महल खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि उससे स्वस्थ मन में हमें शक्तिशाली बनाता है, इससे हम धनवान हो जाएंगे, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। देखिए इनमें कौन सा सही हो जाता है। ये पहला ऑप्शन देखिए, करोड़ों महल खरीदे जा सकते हैं, ये तो गलत है। मन शक्तिशाली बनता है, ये भी हद तक गलत है। हम धनवान होते हैं। सबसे सही ऑप्शन इसका है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ होता है। अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। वृक्ष और हम, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र और वृक्ष, जीवन में वृक्षों का महत्व। सबसे सटीक और अच्छा आंसर इसका है, शीर्षक है जीवन में वृक्षों का महत्व। तो ये आपका गद्यांश हो गया। गद्यांश में 2 गद्यांश हमने देखे, अथवा करके दिया होता है, कोई एक करना होता है। हमने दोनों को देख लिया है कि जो करना होगा, पेपर में ऐसे आता है तो उसमें से एक ही करेंगे, अथवा करके दिया रहता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं पद्यांश का। पद्यांश में भी 5-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये इसमें भी 2 पद्य दिए रहेंगे, 2 पद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से एक ही करना होगा। अब ये देखिए, कविता देख लीजिए कौन सी दी गई इसमें।
2 दिए गए हैं, दोनों में से एक का करना है, 5 क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। कविता देखिए, काव्यांश। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको यूँ बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आग बरसे, आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है। एक बड़े बरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं, बड़े सुखी हैं। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके कुछ छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट मुझे देखकर मुझको यूँ बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। वे कैसे ऊपर बढ़ सकते, जो खतरों का नहीं सामना करते वे कैसे ऊपर बढ़ सकते हैं। इसी बड़े की छाया ने ही हमको बौना बना रखा है, हम बड़े दुखी हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, एक वो पौधा है, वो छोटा पौधा है जो उतने में ही संतुष्ट है, उसकी छत्र छाया में, बरगद के पेड़ की छत्र छाया में संतुष्ट है, बड़े की छत्र छाया में संतुष्ट है। और दूसरा कुछ अच्छा करने की चाह उसके मन में, बड़ा बनने की चाह है जो नहीं कर सकता है, उसकी छाया ने उसको छोटा बना के रख दिया है। एक अपने को खुशकिस्मत मान रहा है, एक अपने को बदकिस्मत मान रहा है, दुखी दोनों हैं, एक सुखी है और एक दुखी है। तो इसमें जो है देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पौधे स्वयं को खुशकिस्मत क्यों समझते हैं। देखिए पहला ऊपर से दिया गया है, बरगद का वृक्ष उनकी रक्षा करता है, बरगद की छत्र छाया में बढ़ रहे हैं, आंधी आए या पानी उसकी परवाह नहीं है। उपयुक्त सभी जो पौधे खुशकिस्मत हैं उनका क्या था, उनके लिए यही था कि वो बरगद की छाया में पड़े हुए, उनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं, आंधी पानी की परवाह नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बरगद के नीचे सुरक्षित रहकर भी हम पौधे असंतुष्ट और रुष्ट क्यों हैं, खतरों का सामना नहीं करते। बड़े वृक्ष की छात्र छाया उन्हें बौना बना रखा है, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें खतरों का सामना नहीं करते, एक तो संतुष्ट थे जो उनकी छत्र छाया में थे। अब दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि बरगद के नीचे सुरक्षित रहकर भी पौधे असंतुष्ट और रुष्ट क्यों हैं, तो वो क्योंकि खतरों का सामना नहीं करते वो। और दूसरा क्या है कि वो बड़े वृक्ष की छाया में रहते हैं इसलिए वो बौने बन गए हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इनका सही है, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देख लीजिए ग, पेड़ अपने आप को बदकिस्मत क्यों समझते हैं, क्योंकि वे बड़े वृक्ष की छत्र छाया में स्व-विकास से परे हैं, क्योंकि वे छोटे हैं, क्योंकि बड़ा वृक्ष चोटों पर ध्यान नहीं रखता, क्योंकि बड़ा वृक्ष चोटों का भोजन खा जाता है, छोटों का। हाँ, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है क्योंकि ये ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि वे बड़े वृक्ष की छत्र छाया में स्व-विकास से परे हैं, मतलब बड़े वृक्ष की छाया में अपना विकास नहीं कर पाते हैं। घ देखिए, विकास के लिए क्या जरूरी है, बड़ों से लड़ना, खतरों का सामना करना, बड़ों से डर कर रहना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो खतरों का सामना करना, ऑप्शन नंबर 2 खतरों का सामना करना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्यांश में वर्णित बरगद तथा छोटे किसका प्रतीक हैं, वनस्पति जगत के, ईश्वर और उनके भक्तों का, बरगद सामंतवाद या शासक वर्ग तथा छोटे पौधे समाज के शोषित और उपेक्षित लोगों के। ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बरगद जो है सामंत वर्ग या शासक वर्ग है, जो बड़े लोग होते हैं अपनी छत्र छाया से जीने भर के सामान तो मुहैया कराते हैं आपको, लेकिन आप उनमें बढ़ नहीं सकते। और छोटे पौधे क्या हैं, शोषित वर्ग, जिनका शोषण ये बड़े लोग करते हैं,
उनको जो है छोटे पौधों के रूप में दिखाया गया है। और जो सामंतवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, शासक वर्ग है, इनको बरगद के वृक्ष की तरह दिखाया गया है कि अपनी छत्र छाया में रखेंगे, लेकिन उनको बढ़ने नहीं देंगे, बस उनको पलने दिया जाता है कि आप जिंदा रहिए लेकिन हमारे लिए। तो अथवा दूसरा जो इसमें दिया गया है, दूसरी कविता काव्यांश, उसको देख लेते हैं। ये तो पहले का था। अगर तुम्हारे शहर की धुआं उगलती चिमनियाँ घोंटती हो दम तुम्हारा, तब चले आना मेरे गांव जहां अमराई में चलती है पुरवाई। अगर तुम्हारे शहर के कोलाहल ने उड़ा दी हो तुम्हारी नींद, तब चले आना मेरे गांव जहां सुनाती है लोरियां खनकती पत्तियां। अगर थक गए हो तुम अग्र का बोझ ढोते ढोते, तब चले आना मेरे गांव में जहां बचपन की उम्र में भी खिलखिलाता है बचपन उन्मुक्त। ये थी कविता, बड़ी ही अच्छी कविता है। इसमें देखते हैं क्या है। धुएं से बचने के लिए गांव में क्या है? दवाई है, पुरवाई है, महंगाई है या फिर सहनाई है? धुएं से बचने के लिए गांव में क्या है? पुरवाई है, दवाई है, महंगाई है या फिर सहनाई है? एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। तो कौन सा? जहां अमराई में चलती पुरवाई है। धुएं से बचने के लिए क्या है? पुरवाई है। दूसरा देख लेते हैं। गांव में लोरियां कौन सुनाता है? माता पिता, पेड़, पत्तियां, हवाएं। यहाँ जो है लोरियां सुनाने का काम कौन करता है? जहाँ सुनाती है लोरियां खनकती पत्तियाँ। खनकती पत्तियाँ भी लोरियां सुनाने का काम किया करती हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन। खा का तीसरा ऑप्शन। कोलाहल ने नींद उड़ा दी से क्या आशय है? जल प्रदूषण से नींद न आना, वायु प्रदूषण से नींद न आना, मानसिक तनाव से नींद न आना, ध्वनि प्रदूषण से नींद न आना। इसमें क्या है? ध्वनि प्रदूषण। कोलाहल कब होगा? ध्वनि प्रदूषण जब ध्वनि प्रदूषण से नींद न आए, इसका मतलब है ध्वनि प्रदूषण से नींद न आना। ध्वनि प्रदूषण के कारण, मानसिक तनाव के कारण नींद न आए, यह आशय इसका है। बचपन की उम्र में भी गांव के व्यक्ति में क्या झलकता है? उन्मुक्त बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा। बचपन की उम्र में भी गांव के व्यक्ति में झलकता है क्या? उन्मुक्त बचपन झलकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अंगा क्या है? गद्यांश का पद्यांश है, गद्यांश नहीं है ये। पद्यांश का उचित शीर्षक होगा अगर तुम्हारे शहर में चले आना गांव मेरे गांव में, शहर का कोलाहल, प्राकृतिक सौंदर्य। कौन सा सही हो जाएगा? चले आना मेरे गांव में, ये सबसे सटीक लग रहा है, चले आना मेरे गांव में। ये आपका गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न थे आपके। इसके बाद थोड़ा सा हम व्याकरण संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये भी। सही विकल्प चुनकर निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, मेरी बहन 6ठी क्लास में पढ़ती है, वाक्य का भेद बताइए। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या प्रधान है? तो कौन सा वाक्य है? मेरी बहन 6ठी क्लास में पढ़ती है, ये आपका हो जाएगा सरल। जिनकी आय कम हो उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। जिनकी आय कम हो उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। सरल वाक्य में बदलिए। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। इसके बाद ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए, संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ
लोग घर चले गए। विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए। विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा है? जब दो वाक्य अलग अलग अर्थ दे रहे हों और उनको एक योजक से जोड़ा गया, इससे और से, किंतु परंतु से, तो हो जाता है आपका संयुक्त वाक्य। आपको बदलना था संयुक्त वाक्य में विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया इसका। इसके बाद फिर से देख लेते हैं घ कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। एक उद्देश्य और एक विधेय होगा तो हो जाएगा आपका सरल वाक्य। यह है घ। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का घ। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय वो हो जाता है सरल वाक्य आपका। अंगा में क्या है? मैं उस विद्यार्थी को भली प्रकार जानता हूँ जिसे आपने पुरस्कार दिया था। उपवाक्य बताना है आपको। मैं उस विद्यार्थी को, ये उपवाक्य है, या फिर मैं भली भांति जानता हूँ, ये उपवाक्य है, या फिर जिसको आपने पुरस्कार दिया था, ये है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें देख लेते हैं। ये आपका जिसने आपको पुरस्कार दिया, ये आपका उपवाक्य है। हाँ, ये है मैं उस विद्यार्थी को भली बात जानता हूँ, ये आपका वाक्य है और इसका आश्रित उपवाक्य है जिसे आपने पुरस्कार दिया था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4। सही विकल्प चुनकर निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का देखिए, मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, कर्मवाच्य में बदलिए। मैं यह पुस्तक नहीं पढ़ सकूंगा, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी। मेरे द्वारा मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी गई, मेरे द्वारा मुझसे यह पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकेगी, मैंने यह पुस्तक पढ़ी। तो इसका हो जाएगा मैंने यह पुस्तक पढ़ी। मुझसे बाजार नहीं जाया गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। मेरे द्वारा बाजार नहीं जाया जाएगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जाऊँगा, मैं बाजार नहीं गया या गई। ये आपका कर्तृवाच्य में हो जाएगा 4। इसके बाद ग क्या है? उमेश हंसा, भाववाच्य में बदलिए। उमेश हंस नहीं सका, उमेश से हंसा गया, उमेश से नहीं हंसा गया, उमेश से हंसा गया, उमेश से हंसा जाता है। कौन सा सही हो जाएगा? ग का ऑप्शन नंबर 3, उमेश से हंसा गया, उमेश हंसा, उमेश से हंसा गया, भाववाच्य इसका ये हो जाएगा। घ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाक्य छांटकर लिखिए। आज मैच खेला जाएगा, मनीषा गाना गा रही है, माँ खाना पका रही है, बच्चा रोया। कौन सा सही हो जाएगा? माँ खाना पका रही है, ये कर्मवाच्य हो गया। निष्ठावान लोग निष्ठापूर्वक काम किया करते हैं, वाच्य पहचानिए। निष्ठावान लोग निष्ठापूर्वक काम किया करते हैं, ये हो गया कैसे काम करते हैं? निष्ठापूर्वक। तो क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मधुरिमा दिल्ली जा रही है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्मकारक, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन,
कर्ता कारक। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता एकवचन कर्म कारक। तो कौन सा हो जाएगा? इसका जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक हो, क्योंकि इनका नाम दिया गया है, व्यक्तिवाचक है, और मधुरिमा जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। राघव मुझे यहीं मिला था, इसमें देखिए क्या है, मिला था। क्रिया आकर्मक, पूर्ण भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन और कर्तृवाच्य। क्रिया सकर्मक तो है नहीं, पूर्ण भूतकाल है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य, ये सकर्मक है इसलिए ये नहीं है। क्रिया अकर्मक वर्तमान काल, ये भी नहीं है, ये छट जा रहा है। क्रिया अकर्मक पूर्ण भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन, भाववाच्य नहीं है। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, क्या है? विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग, ये गलत हो गया पहले ही। विशेषण परिमाणवाचक क्रमसूचक स्त्रीलिंग, ये भी गलत हो गया। विशेषण संख्यावाचक क्रमसूचक स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा का विशेष। विशेषण निश्चयवाचक क्रमसूचक स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष। ये आपका सही हो जाएगा। विशेष, ये विशेषण संख्यावाचक क्रमसूचक स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पढ़ता हूँ दिया गया है, इसलिए अच्छा 10वीं, हाँ स्त्रीलिंग एक वचन, कक्षा का विशेष है, ठीक, 10वीं के लिए किया गया इसलिए सही है स्त्रीलिंग भी। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अव्यय बोधक, अव्यय विस्मयाद बोधक, शोक सूचक। अव्यय संबंध बोधक, दृश्य से संबंधित, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अव्यय विस्मय बोधक, हर्ष सूचक। हाँ ऑप्शन नंबर ये घ का 4 विस्मयाद सूचक और हर्ष, विस्मयाद बोधक और हर्ष सूचक है। निर्धन मजदूर दिन रात परिश्रम कर रहा है। विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग, एक वचन, विशेष मजदूर। विशेषण निश्चयवाचक अव्यय, ये क्या हो जाएगा? अंगा का ये पहला ही सही हो जाएगा। विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष मजदूर है। अगला देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संचारी भाव की संख्या कितनी है? अच्छा ये रस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। अगला देख लेते हैं गद्य खंड पे, देखिए किससे आया है। इसमें बाल गोविंद वाला पार्ट है आपका, उससे पैराग्राफ लिया गया है, उसमें से संबंधित 5 क्वेश्चन आपको देने होंगे, 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। खेती बाड़ी करते थे कौन? बाल गोविंद खेती बाड़ी करते थे, परिवार भी रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर उन्हें कभी झूठ नहीं बोलते देखा गया। वे कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामख्वाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में प्रसाद में ले जाते।
जो उनके घर के से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। ये बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा जाता था? साधु जैसा व्यवहार रखते थे, वो पहाड़ पर रखते थे, आश्रमवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे क्यों कहा जाता था? वो साधु जैसा व्यवहार रखते थे इसलिए उन्हें साधु कहा जाता था। बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों को आश्चर्य उत्सुकता का विषय होता था? कथा वाचन करना, रुद्राभिषेक करना, बात की बारीकी, उपरोक्त सभी। तो ये बात की बारीकी ही थी जो लोगों को आश्चर्य में डाल देती थी। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे इसलिए पुस्तक लिखते थे। कबीर से मिलने गए, कबीर को मानते थे साहब, मतभेद था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कबीर को साहब मानते थे। खेती में जो कुछ पैदा होता वो सर्वप्रथम भेंट करते थे। कहाँ पे? गांव में, मंदिर में, मठ में, पड़ोस में। तो सबसे पहले ले जाते थे मठ में। अगला देखिए, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब से आशय है भक्त से, तुलसीदास से, कबीरदास से, सूरदास से। तो मठ किसका था? कबीरदास से। तो कबीरदास से मतलब है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों से सही विकल्प चुनकर दीजिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका है। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने मूर्तिकार रहता था, नगर पालिका की थी, पान वाले की दुकान थी या कैप्टन वाले का घर था? तो यहाँ पे क्या था? चश्मा। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने क्या था? वो पान वाले की दुकान थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका, पान वाले की दुकान थी। दूसरा देखिए, चश्मा नहीं था मूर्तिकार के घर में, नेताजी की मूर्ति पर, पान वाले की दुकान में, कैप्टन के घर में। तो चश्मा कहाँ नहीं था? उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर। एक और देखिए, काव्य से, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागे। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपियों ने उद्धव को कहा है बड़ा भाग्यशाली, भाग्यहीन, हिम्मत वाला या फिर, एक सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है इनको भाग्यहीन। जल में रहकर जल से छूता रहने की विशेषता होती है। पंकज में, बादल में, रेत में या फिर हाथी में। तो ये विशेषता होती है पंकज मतलब कमल में। गोपियाँ खुद को कैसी बताती हैं? अबला बताती हैं, सबला बताती हैं, बला बताती हैं, चतुर बताती हैं, क्या बताती हैं? तो यहाँ पर अबला बताती हैं। श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हैं कौन? उद्धव, तुलसीदास, सूरदास, बलराम। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? उद्धव जी का। अगला, चींटी गुड़ से दूर रहती है, चिपकी रहती है, नफरत करती है, उपरोक्त सभी। तो चींटी गुड़ से चिपकी रहती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है केवल दास तुम्हारा। यह पंक्ति किससे कही है? लक्ष्मण ने परशुराम से कही है, श्री राम ने परशुराम से कही है या फिर परशुराम ने लक्ष्मण से कही है? तो श्री राम ने परशुराम से कही है। आये मैं खान न ऊख में का आशय है, लोहे जैसा मजबूत, गन्ने की मिठाई, रसमलाई या उनमें से कोई नहीं? इसका है लोहे जैसा मजबूत।
ये आपके सिलेबस से बाहर है एक क्वेश्चन इसका। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िएगा, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आप निकालिए जो आपसे बन पा रहे हों, और इसके बाद और भी पेपर जो है सॉल्व कराए जाएंगे, फुल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा 40 नंबर का केवल बनाया गया MCQ टाइप क्वेश्चन। बाद में आपको सारे विकल्प सहित पूरे फुल 80 नंबर के क्वेश्चन जो है सब सॉल्व कराए जाएंगे। आप देखते रहिए वीडियो और रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।